दोस्तों, हमारा चांद धरती की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और यूनिवर्स में धरती से सबसे करीब वाला ऑब्जेक्ट भी है। यह ऐसी जगह है जिसको हम इंसानों ने काफी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है और यहाँ तो हम जा भी चुके हैं। हर साल एक दो देश तो चांद पर अपनी सैटेलाइट्स भेजते ही रहते हैं और हम हर रात इसे आसमान में चमकता हुआ साफ साफ देख सकते हैं। इन सभी कारणों से आप ये सोचते होंगे कि भाई मैं तो चांद के बारे में सब कुछ जानता हूँ। चांद में ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग बात बची है जो मुझे नहीं पता होगी? हो सकता है कि आप चांद के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं ये शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको चांद के बारे में जो बातें बताने वाला हूँ उनमें से मोस्टली तो आपने जिंदगी में पहली बार सुनी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको चांद के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देंगे और अगली बार आप जब चांद को देखोगे ना तो आप इनके बारे में जरूर सोचोगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 1, जब आप चांद को देखते हो तो आपको ये गोल दिखाई देता है। इससे आप ये मान लेते हो कि चांद भी धरती की तरह स्फेरिकल शेप का है। स्फेरिकल शेप का मतलब है कि इसकी सरफेस का हर पॉइंट इसके सेंटर से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में चांद का शेप ओवलेट स्फीरॉइड है, मतलब ये थोड़ा सा फ्लैट है। धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण चांद की वो साइड जो हमें दिखती है वो चांद की दूसरी साइड से थोड़ी ज्यादा बड़ी है। इसके कारण ये किसी बर्ड के एग की तरह यानी कि किसी चिड़िया के अंडे की तरह लगता है। मतलब ये इतना ज्यादा फ्लैट भी नहीं है, लेकिन हाँ ये परफेक्ट स्फीयर शेप का भी नहीं है। फैक्ट नंबर 2, ये तो आपको पता ही है कि चांद हमारी धरती की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और ये धरती के सबसे करीब वाली सैटेलाइट भी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सूरज से सबसे पास वाली सैटेलाइट भी है? जी हाँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो सूरज के सबसे करीब वाले प्लैनेट्स मरकरी और वीनस के पास तो कोई भी चांद है ही नहीं। तीसरे नंबर पर आती है धरती और इसके पास एक मून है। इस तरह हमारा मून सूरज से सबसे करीब वाली नेचुरल सैटेलाइट है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने बचपन से ये पढ़ा है कि चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि प्लैनेट्स ऐसा नहीं कर सकती। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है और मैंने इसके बारे में आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। हमारी धरती के पास सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की पावर चांद से 3 गुना ज्यादा है। धरती से देखने पर हमें चांद ज्यादा चमकदार दिख सकता है, लेकिन अगर हम धरती और चांद दोनों की फोटो को एक साथ देखेंगे तो धरती ज्यादा चमकदार दिखती है। हालांकि कई बार ऐसी फोटोज को फोटोशॉप करके इनमें चांद को ज्यादा चमकदार दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने सुना होगा कि आसमान के सारे तारे मिलकर रात को उतना रोशन नहीं कर सकते जितना कि एक चंद्रमा कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चंद्रमा दोपहर की सूरज जितनी रोशनी भी कर सकता है? एक चंद्रमा के लिए तो ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि हम दोपहर के सूरज जितनी ब्राइटनेस रात को प्रोड्यूस करें तो इसके लिए हमें कम से कम 3 लाख मून्स चाहिए होंगे, वो भी फुल मून्स, तब जाकर हम उतनी ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने ये बात तो सुनी होगी कि धरती के ओशियंस में टाइड्स मून के कारण ही आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चांद इस पर अपनी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस डालता है। टाइड्स को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। धरती की एक रोटेशन के दौरान जब एक सर्टेन लोकेशन चांद के क्लोजेस्ट या फिर फारदेस्ट होती है तो यहाँ पर आपको हाई टाइड देखने को मिलती है। ऐसे में वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर की ओर आ जाता है। वहीं जब एक सर्टेन लोकेशन चांद से सबसे क्लोजेस्ट या फर्देस्ट नहीं रह जाती तो पानी का लेवल थोड़ा नीचे की ओर आ जाता है और इसे लो टाइड की कंडीशन कहते हैं। अगर आप सबसे हाई टाइड या फिर सबसे लो टाइड की कंडीशन को देखना चाहते हैं तो ये आपको फुल मून यानी कि पूर्णिमा की रात को या फिर न्यू मून यानी कि अमावस्या की रात को देखने को मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 6, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि चांद हमारे धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है और इसी कारण हम इसके एक ही पार्ट को हमेशा देख पाते हैं। चांद की दूसरी साइड को अगर हम 100% माने तो इसका सिर्फ 18% हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। बाकी 82% के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। इसकी पहली फोटोग्राफ साल 1959 में सोवियत यूनियन की स्पेस प्रोब ल्यूना 3 ने ली थी। वहीं दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मून मिशन के दौरान चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स फ्रैंक बॉर्मन, जेम्स लोवेल और विलियम एंड्रस चांद की फार साइड पर जाने वाले पहले ह्यूमंस बने थे।
फैक्ट नंबर 7, अभी तक आपने यही सुना होगा कि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चांद पर एक बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर की खोज की है। यह एटमॉस्फेयर चांद के चारों ओर बिल्कुल पतले गैस के फॉर्म में है और इसीलिए इसे एक्सोस्फेयर लेयर कहा जाता है। यहाँ पर आर्गन, हीलियम, नियॉन और यहाँ तक कि सोडियम और पोटेशियम भी गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा कम है कि इसे कंप्लीट वैक्यूम भी कहा जा सकता है। इसकी डेंसिटी धरती के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में 10 लाख करोड़ गुना ज्यादा कम है। फैक्ट नंबर 8, धरती पर एटमॉस्फेयर होने के कारण मोस्टली मीटेओराइट्स इसकी सरफेस पर आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यहाँ पर एस्टेरॉयड का खतरा भी ज्यादा नहीं होता। लेकिन अभी पिछले पॉइंट में ही मैंने आपको ये बताया कि चांद पर एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है। इसके कारण यहाँ पर एस्टेरॉइड्स और मीटेओराइट्स गिरते ही रहते हैं और इसके कारण चांद की सरफेस पर ढेर सारे क्रेटर्स बन गए हैं। चांद की सरफेस पर टोटल 5185 ऐसे क्रेटर्स हैं जो 20 किलोमीटर से ज्यादा डायामीटर के हैं। 10 लाख क्रेटर्स 1 किलोमीटर से बड़े हैं और 50 करोड़ क्रेटर्स 10 मीटर्स तक बड़े हैं। चांद पर प्रेजेंट मोस्टली क्रेटर्स के नाम फेमस साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, फेमस पर्सनालिटीज और दूसरे फेमस लोगों के नाम पर रखे गए हैं। इसके बाद कई क्रेटर्स के नाम अमेरिकन और रशियन एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर भी रखे गए हैं। फैक्ट नंबर 9, अब बात चली है क्रेटर्स की, तो क्या आपको पता है कि चांद पर प्रेजेंट सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है जो कि किसी एस्टेरॉयड के कारण बनी हो? वेल, ये है द साउथ पोल एटिकन बेसिन। इसका डायामीटर 2500 किलोमीटर का है और करीब 8 किलोमीटर गहरा भी है। ये चांद की दूसरी साइड पर प्रेजेंट है और इसका नाम महान अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट ग्रांट एटिकन के नाम पर रखा गया है। ये हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट सबसे बड़े क्रेटर्स में भी गिना जाता है। ये बेसिन चांद पर प्रेजेंट सबसे पुराना और गहरा बेसिन माना जाता है। कहते हैं कि करोड़ों साल पहले करीब 200 किलोमीटर डायामीटर वाले एक एस्टेरॉयड के टकराने के कारण ये क्रेटर बना था। वो एस्टेरॉयड लगभग 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए चांद से टकराया होगा, इसीलिए ये 200 किलोमीटर के ऑब्जेक्ट से टक्कर के बाद भी इतना ज्यादा गहरा नहीं हो सका। हालांकि इस एस्टेरॉयड के बारे में हमें खासा इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल सकी है। 3 जनवरी 2019 को चाइना का चैंगी 4 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर लैंड कर चुका है और उसने इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दुनिया को दी थी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, जब हम सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों को उनकी साइज की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो हमारी धरती इसमें 5th नंबर पर आती है। वहीं अगर हम सोलर सिस्टम के मून्स को उनकी साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं तो वो भी 5th नंबर पर ही आता है। इससे पहले गैनीमेड, टाइटन, कैलिस्टो और आयो आते हैं। इसकी रेडियस 1737.4 किलोमीटर है और ये धरती से करीब 4 गुना छोटा है। ये सोलर सिस्टम में प्रेजेंट सबसे ज्यादा डेंस सैटेलाइट्स की लिस्ट में जुपिटर के मून आयो के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और हाँ, ये सौर मंडल में प्रेजेंट किसी भी ड्वार्फ प्लैनेट से भी बड़ा है। जी हाँ, आई थिंक मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे आप समझ पा रहे होंगे, राइट? ये प्लूटो से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको इनमें से कौन से फैक्ट्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और इनमें से कौन से फैक्ट्स आपको पहले से नहीं पता थे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे भी अंतरिक्ष टीवी के पिटारे में चांद के बारे में और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छिपी हुई है, जिनके बारे में मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। लेकिन वो एपिसोड्स तभी आएंगे जब आप आज के इस एपिसोड को अपना प्यार दिखाओगे। तो फिर सोच कर रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमें कमेंट्स में बताओ कि क्या हमें इसके और भी एपिसोड्स लाने चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जाके फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।